नमस्ते, इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं म्यूचुअल ग्लोब से राहुल नारायण। नमस्कार, मैं म्यूचुअल ग्लोब से मनोज श्रीवास्तव। तो कल यूएस में रेट कट हुआ है, फेड ने फाइनली किया और वो इट वाज बिगर दैन एक्सपेक्टेड। मोस्ट एनालिस्ट का एक्सपेक्टेशन था कि 25 बेसिस पॉइंट्स होगा, बट 50 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट हुआ, जो कि थोड़ा सा सरप्राइजिंग था कई लोगों के लिए, इवन तो थोड़ा सा इंडिकेशन आने लगा था। तो इस एपिसोड में हम लोग यही रेट कट और उसका क्या इम्प्लीकेशन है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इंडिया पे भी उसका इम्प्लीकेशन है, यहाँ के मार्केट्स पे भी, तो वहाँ पे उसमें 2 मिनट में आते हैं। तो पहले एक बार देख लेते हैं कि ये क्यों हुआ है। जो ये रेट कट हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इन्फ्लेशन हाई हो गया था 2022 में, 8% तक पहुंच गया था यूएस में। तो उसको रेन इन करने के लिए फेड ने अपना इंटरेस्ट रेट था जो कि नियर जीरो हुआ करता था उनका काफ़ी सालों तक, तो इनफैक्ट काफ़ी कम होता था, फिर उन्होंने धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर दिया और काफ़ी हाई पे ले गए। और उसके बाद ये 4 साल बाद एक तरह से रेट कट आया है। ये 4 साल बाद आया। हाँ, तो वो 8% का जो इन्फ्लेशन था वो धीरे धीरे गिरते गिरते 2.5% पे आ गया है। इन्फ्लेशन जो 8% था वो गिरते गिरते 2.5 आ गया है। यस, 2.5 आ गया है। ओके। तो फेड का इम्पोर्टेंट ये था कि हम इन्फ्लेशन को रेन इन करें, तो उसके लिए इन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए। लेकिन जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो हमें ये मालूम है कि उसके और भी इफेक्ट्स होते हैं, कि उसके वजह से बिजनेस कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इंक्रीज हो जाती है, जिस वजह से कई बार इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट करती है। तभी पिछले साल बात होने लगी थी कि रिसेशन तो नहीं आ जाएगा, लेकिन शायद वो जो रेट इंटरेस्ट रेट ऐसा रहा होगा या जो बाकी पॉलिसीज ऐसी रहीं कि रिसेशन नहीं आने पाया। इनफैक्ट वहाँ की इकोनॉमी ठीक चल रही है, अराउंड 3% के आसपास की इस समय शायद ग्रोथ रेट है, जो कि एक डेवलप्ड नेशन के लिए ये ग्रोथ रेट ठीक होती है। लेकिन अभी जो था कि बाकी ये इनफैक्ट जो प्रॉब्लम थी इन्फ्लेशन की कई वेस्टर्न कंट्रीज में आई थी, इनफैक्ट वर्ल्ड वाइड आई थी, तो सभी ने अपने रेट्स बढ़ाए थे। बट जो इंटरेस्ट रेट कट करने की बात है सबने ही कर दिए थे, तो इसलिए अब वेट हो रहा था कि फेड कब करेगा। इनफैक्ट फेड वाज क्वाइट लेट टू द पार्टी, कि बाकी सेंट्रल बैंक्स ने कर दिए थे। तो वही हो रहा था कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पिछले कुछ महीनों में इंटरेस्ट रेट कट हो जाएगा, लेकिन वो अब फाइनली हुआ। और उसका भी एक रीजन है कि वो जो उनका टारगेट था इन्फ्लेशन का 2% था, ओके, तो 2.5 आ गया है, तो कि क्लोज टू द टारगेट है। बट इधर थोड़ा अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ने लगा है। ओके। तो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट जब भी आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो क्योंकि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाती है, इसलिए आप उतनी हायरिंग नहीं करते हैं। पिछले सालों तक ठीक थी, पिछले सालों तक इनफैक्ट अभी जॉब्स बढ़ ही रही थी, लेकिन इस साल अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगा है। जैसे साल की शुरुआत में 4.5% था, अब करीब वो 4.25% हो गया है, 4.2%। और एक्सपेक्टेड है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी बढ़ेगा 4.4। तो अब फेड का जो इम्पोर्टेंट जो की डेटा रहेगा वो अनएम्प्लॉयमेंट वाला डेटा रहेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन तो धीरे धीरे कम आ रहा है। तो अनएम्प्लॉयमेंट की फिगर वो डिक्टेट करेंगी कि कितना रेट कट होगा, कितनी जल्दी रेट कट होगा। जैसे एक्सपेक्टेड है कि इस साल और रेट कट होना चाहिए, वो अब 50 बेसिस पॉइंट्स होता है, ज़्यादा होता है, कम होता है, वो देखने वाली बात है। तो वो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा बताएगा कि कितना होगा। और फेड का टारगेट है, जैसे अभी इंटरेस्ट रेट चल रहा था वहाँ 5.4%, तो अब आ गया है 4.9, और एक्सपेक्टेड है कि इस साल के एंड में चला जाएगा 4.4%। ये सब एक्सपेक्टेशंस हैं। और अगले साल 1% और कम होगा तो 3.4% के आसपास वहाँ पे इंटरेस्ट रेट जाने की उम्मीद है। और फेड का जो रेट कट होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि और कई कंट्रीज इसको बहुत ही क्लोजली वॉच करती हैं, कई बार अपने वो इंटरेस्ट रेट को उससे लिंक भी कर देती हैं। जैसे हांगकांग की बात करें, तो जैसे ही फेड ने इंटरेस्ट रेट कट किया वैसे ही हांगकांग ने भी 50 बेसिस पॉइंट क्योंकि लिंक रहा होगा। हाँ, तो वहाँ की जो सेंट्रल बैंक्स हैं उन्होंने भी अपना इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा कट किया, अराउंड 25 बेसिस पॉइंट्स। तो ये एक तरह से इंटरनेशनल में जो कल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, ये एक तरह से उसकी समरी थी। ओके ओके। तो अब आई बिलीव इसका जो इम्पैक्ट जो अब इंडिया के बॉन्ड मार्केट जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में आएगा, उसमें एक बार आपसे समझना चाहेंगे कि क्या इसका इम्पैक्ट होगा। उसमें वो इंडिया में तो आते हैं, उसमें कल बड़ा सरप्राइजिंग था, जो कि आज डिस्कशन का पॉइंट भी है, कि लोगों को लग रहा था और सही लग रहा था कि यूएस में इंटरेस्ट रेट कट हो, उसकी वजह से नेचुरली, जैसे अभी तुमने कहा कि भाई जो कॉस्ट होती है बिजनेस रन करने की वो
कम होती है, तो उस वजह से वो यूएस इक्विटीज़ के लिए बहुत अच्छा होगा, पर्टिकुलरली टेक के लिए बहुत ही अच्छा होगा। यस, रैली शुरू हो जाएगी या एटलीस्ट बेटर होना शुरू हो जाएगा। अब कल का तुमने मार्केट देखा ही होगा कि मार्केट ऊपर गया और फिर नीचे गया। यस, तो ये कॉन्सेप्ट लोगों को नहीं समझ आ रहा, ये क्या हुआ भाई। तो इस पे एक तो मेरा कहना ये है कि जब 0.25 BPS कट हो या 0.5 हो, चर्चा तो चली रही थी। और यूएस में एक कॉन्सेप्ट है कि वो जो करना चाहते हैं तो उसको धीरे धीरे आपको बताना भी शुरू कर देते हैं, ताकि खैर ये झटका नहीं है, ये तो खैर एक पॉजिटिव है, बट वैसे अगर कुछ करना हो तो जोर का झटका धीरे से लगे, धीरे धीरे। फिर में ये खैर झटका नहीं था, ये तो एक अच्छा साइन था। तो कल जो बढ़ा और फिर घटा, उसका जो रीज़न जो मुझे लगता है, मार्केट काफ़ी हद तक इस इंफॉर्मेशन को डिस्काउंट कर चुका था। यस, तो इसलिए लोगों को ये तो उम्मीद थी। अब इसका एक क्लू और भी निकलता है कि अगर 50 बेसिस पॉइंट ना कट होके 25 होता तो उल्टा होता शायद। यस, तो वो नहीं हुआ। तो एज पर एक्सपेक्टेशन था, तो थोड़ा बढ़ा थोड़ा घटा, बराबर पे आ गया। इसका मतलब ये नहीं है कि ये पॉजिटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है। ये अगली इक्विटी रैली के लिए यूएस के ये पॉजिटिव है। यहाँ से अब फिर शुरुआत होगी, क्योंकि ये जो होने वाला था ये तो डिस्काउंट हो गया था। अब फिर से इस स्टेशन से आप समझिए आपकी शताब्दी चलनी शुरू हुई है, दिल्ली से लखनऊ जा रही है, तो अभी तो धीरे धीरे चली है। बीच में कई बार आपने देखा होगा, कई बार किसी वजह से ट्रेन फिर स्लो हो जाती है, रुक जाती है आउटर पे, फिर बढ़ती है और फिर थोड़ी देर के बाद में स्पीड पकड़ती है। तो यूएस के इक्विटी के लिए पॉजिटिव है। यूएस जैसा तुमने कहा कि भाई बिग बॉस तो आज भी है, तो सारे कंट्रीज उसको देखते हैं। पीपल लुक फॉरवर्ड टू दैट कंट्रीज, वो चाहे डेवलप्ड हो, यूरोप हो, इमर्जिंग मार्केट हो, तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट सभी पर आएगा। अब उसमें नॉर्मली ये देखा गया है, और जो कि सही भी है, कि जैसे जैसे यूएस में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है, वो पैसा और जगह से निकाल के वहाँ का जो इन्वेस्टर होता है वो अपनी ही कंट्री में रखता है। और जैसे जैसे घटता है वो फिर दूसरी जगह भी तलाशने लगते हैं। अपने यहाँ तो इक्विटी तलाशते ही हैं, बट वो दूसरी जगह भी तलाशते हैं। तो जो इमर्जिंग मार्केट है उस तरफ उनका एलोकेशन जाना शुरू हो जाता है, बढ़ने लगता है। होता तो है ही, बढ़ने लगता है। और इंडिया इमर्जिंग मार्केट में एक बहुत ही डोमिनेंट प्लेयर है। तो वो जो पैसा उधर से निकलेगा इमर्जिंग मार्केट, यानी इमर्जिंग मार्केट वाले कंट्रीज़ में जाएगा, तो उसमें इंडिया भी विल स्टैंड टू गेन। अगेन इसका ये मतलब नहीं कि कल मार्केट बढ़ जाएगा या आज बढ़ जाएगा या अगले 15 दिन में ज़रूर बढ़ जाएगा, लेकिन एक जर्नी शुरू हो गई है। वो पैसा धीरे धीरे निकलेगा, यहाँ पर आएगा एक रिजनेबल पैसा। सो हम उसको कह सकते हैं गुड फॉर इंडियन इक्विटीज़। तो इंडियन शेयर मार्केट के लिए, इंडियन इक्विटी म्यूचुअल फंड के लिए, इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए ये अच्छा साइन होगा। एक तो मुझे ये लग रहा है। दूसरा ये लग रहा है कि इंडियन डेट पे आने से पहले यूएस से रिलेटेड एक चीज़ मुझे और लग रही है, जो तुमने कहा मैं वही रिपीट कर रहा हूँ। अभी 50 पैसे की कट आ गई है, 50 पैसे की कट अभी लगता है 2 बार में और आ सकती है, और अगले साल में 1% की यानी 1% की कट आ सकती है। तो इसको कोई टिप नहीं माने, कोई एकदम से वैसा नहीं चले, लेकिन ये जो ट्रेन चलनी शुरू हुई है तो ये केवल हम लोग अपने एग्जाम्पल में ले सकते हैं कि भाई दिल्ली से केवल क्या बोलें राजधानी एक्सप्रेस चली है तो कल कानपुर तक नहीं जा रही है, ये कानपुर पे नहीं टर्मिनेट होगी, ये जा रही है हावड़ा तक। दैट मीन्स अगले 2 साल तक धीरे धीरे वहाँ कट होता रहेगा। उसका इम्पैक्ट यूएस इक्विटी, यूएस टेक, इमर्जिंग मार्केट, इंडियन इक्विटी मार्केट पे आएगा। तो अगले 2 साल तक आपको अच्छी चीज़ें दिखाई पड़ेंगी। ये है इक्विटी के बारे में।
यूएस में टेक पे इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आना चाहिए। तो जिस तरह से जिनको समझ है वो तो अपना डायरेक्ट इक्विटी लें, और जिनको नहीं समझ है वो तो भाई अगर बाहर की कंट्री की बात हो रही है तो वहाँ के इंडेक्स फंड को पकड़ें। टेक में अगर आपको रैली लगती है तो नास्डैक 100 इज़ ए गुड ऑप्शन। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं है, लेकिन लगता है। बाकी लोग अपनी रिसर्च खुद करेंगे। अब इंडियन डेट मार्केट पे आ जाएं। इंडियन डेट मार्केट का जो म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए अच्छी खबर है। ओके। एक तो क्या है कि हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर दें, अच्छी खबर तो है, लेकिन जो ये डेट मार्केट में हो रहा है, रेट कट हो रहा है, होगा, जिन लोगों के पास समझिए कि 3 साल से ऊपर का पैसा है और वो डेट मार्केट में लगाना चाहते हैं, भाई आप पूरा 100% तो इक्विटी में नहीं लगा देते हैं, कुछ पैसा इक्विटी में लगाते हैं, कुछ डेट में लगाते हैं, तो देयर इज़ नो कंपटीशन। जैसे आज एक क्वेश्चन आया कि भाई अच्छा ये रेट कट हो रहा है, डेट मार्केट बढ़ने वाला है, तो फिर क्या इक्विटी से बेटर हो गया है? नहीं। 5 साल 6 साल का पैसा है, इक्विटी और डेट के बीच में अगर आप चॉइस ले रहे हैं तो इक्विटी सीम्स टू बी बेटर चॉइस। आई विल यूज द वर्ड सीम्स। लेकिन कंपटीशन नहीं है कोई। कुछ एलोकेशन इक्विटी में जाएगा, कुछ डेट में जाएगा। डेट में जो पैसा जाएगा उसमें भी अगर पैसा आपका 3 साल या उससे ऊपर का है, सपोजिंग आप 3 साल की एफडी बनवाने जा रहे हैं या 3 साल का और किसी इंस्ट्रूमेंट में ले जा रहे हैं, उस वाले क्लास के लिए ये खबर और अच्छी होगी। जैसे कि कुछ म्यूचुअल फंड के लॉन्ग ड्यूरेशन फंड हैं जिसमें कि उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटीज़ ले रखी है, जिनकी मैच्योरिटी, कई सिक्योरिटीज़ हैं, किसी की 20 साल की है, किसी की 25 साल की है। अब इस तरह की सिक्योरिटीज़ वाले जो फंड हैं, अब आपका इन्वेस्टर अपने हिसाब से रिसर्च करे, बट यस 2-3 फंड बड़े प्रोमिनेंट हैं। तो डिस्क्लेमर वही है कि भाई आप इन्फ्लुएंस नहीं हो, रिकमेंडेशन कोई नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको आप रिसर्च कर सकते हैं। जैसे SBI का लॉन्ग ड्यूरेशन फंड है, HDFC का भी ऐसे लॉन्ग ड्यूरेशन फंड है, इसी तरह से एक निप्पॉन का है। ये मैंने 2-3 नाम दिए, बाकी आप खुद रिसर्च करेंगे। तो लॉन्ग ड्यूरेशन फंड जो हैं, और लॉन्ग ड्यूरेशन फंड में जब आप 10 साल 15 साल 20 साल या उससे ज़्यादा की बात करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटीज़ ही होंगी। बॉन्ड तो कोई इशू करता नहीं है 10 साल और 20 साल के लिए। उस तरह के क्लास के लिए तो बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि वहाँ रेट कट होगा तो इंडिया में रेट कट आएगा। जितना एक्सपर्ट्स कह रहे हैं शायद इस साल इंडिया में नहीं आए। लोग ये नहीं मान के चले कि यूएस ने उधर बटन दबा दिया तो हमारे यहाँ भी बटन दब जाएगा। हमारी अपनी सिचुएशन है, हमारे अपने रेगुलेटर्स हैं, कॉम्पिटेंट हैं, लेकिन बहुत दिन पीछे नहीं रह पाएंगे। 2024 एंड आएगा या 2025 बिगनिंग आएगा, और वहाँ चूँकि आता ही जाएगा तो यहाँ भी उसका इम्पैक्ट आएगा। तो जो लॉन्ग ड्यूरेशन फंड वाले लोग हैं उनका ठीक अच्छा होगा, बाकियों पर भी अच्छा होगा। और दूसरा जो अभी इंडियन सिक्योरिटीज़ को JP मॉर्गन इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड फंड में इंडेक्स में इंक्लूजन हो गया था, वो भी एक रीज़न है कि वो पैसा यहाँ पे आना शुरू हो गया है। तो मुझे लगता है कि डेट फंड वाले के लिए भी अच्छी खबर है, इक्विटी के लिए भी बेटर रहेगी, और बाकी एज सच कोई उसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं दिखता है। इस डिस्कशन का पर्पज़ ये है कि इन थॉट को कंसीडर करके फिर आपका इन्वेस्टर थोड़ा और पढ़े, थोड़ा समझे, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करे, ओपिनियन ले, और उसके बाद में फिर अपनी स्ट्रेटजी तय करे लॉन्ग टर्म के लिए। ये मेरे को इससे रिलेटेड समझ में आ रहा है। तो हम लोग लगा चूँकि कल ही कट हुआ है तो आज एक डिस्कशन कर दिया जाए तो शायद अच्छा रहेगा। हाँ, तो ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट डिस्कशन था जिसमें हम लोगों ने रेट कट को डिस्कस कर लिया। तो इस डिस्कशन के लिए तो इतना ही, बस डिस्कशन के लिए इतना ही। तो फिर और कुछ इसी तरह के डेवलपमेंट अगर होंगे आगे तो वो भी हम लोग इसी तरह से टेकअप करते रहेंगे और डिस्कस करते रहेंगे। तो ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय। अगर एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ठीक है, तो आई होप कि एपिसोड अच्छा लगा होगा, और आपकी इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो या जो पिछले एपिसोड से रिलेटेड क्वेरी हो, प्लीज़ भेजते रहिए, या तो आप जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ ईमेल एड्रेस है उस पर भेजिए, या कमेंट के फॉर्म में भेजिए। एंड टिल देन गुड बाय। चलिए, नमस्कार।